ओके, तो आज अपना थर्ड पेपर का जो बचा हुआ क्वेश्चंस था उसको निपटाएंगे। ठीक, तो बिना कुछ फालतू बकवास के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन बोल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक लाइट ईयर आर यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। करेक्ट बात है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है, प्लैनेट वगैरह या फिर स्टार्स वगैरह मेजर करने का जो डिस्टेंस होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक तरह का डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट ही होता है, बस ये बड़ा यूनिट होता है क्योंकि वो डिस्टेंस जो होते हैं वो बड़ा होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक और लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। पारसेक क्या होता है, पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है कि मतलब लाइट डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक, तीसरा जो डिस्टेंस दे रखा है वो लाइट ईयर ही दे रखा है, तो ये वो होता है। ठीक, तो ये 3 यूनिट हो गया, ये दोनों डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, सही बात है। स्टेटमेंट टू बोल रहा है इनका कंपैरिजन दे रखा है। ठीक, तो इन तीनों में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटा होगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब सन से अर्थ को आने में कितना टाइम लगता है अगर लाइट को देखा जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड कुछ लगता है, तो मतलब ये सबसे छोटा है। लाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस है, लाइट को 1 साल कवर करने में जो टाइम लगे, और ये क्या 3.26 लाइट ईयर के बराबर। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, पारसेक है, उससे छोटा लाइट ईयर, सबसे छोटा ये। तो ये जो पैटर्न दे रखा है या फिर जो ये सीक्वेंस दे रखा है वो गलत है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वेसल्स इक्वल वॉल्यूम कंटेन गैसेस ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, the first vessels contain neon monatomic gases, second contain chlorine diatomic gas and third contain uranium hexafluoride polyatomic। ठीक है, एक polyatomic गैस है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। अरेंज दोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है मतलब उसमें क्या √3 RT/m, VRMS जो होता है वो क्या 3 RT/m। तो ये देखा जाए तो मतलब टेम्परेचर और उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ना कि मोनो एटॉमिक और डाया एटॉमिक पॉलीएटॉमिक इन सभी बातों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, और टेम्परेचर सबका सेम ही है, यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही सेम है। ठीक, तो टेम्परेचर सबका सेम है, तो जो RMS स्पीड होगा किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके मास पे, मतलब मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास उनका क्या है। अगर मोनो एटॉमिक है तो एटॉमिक मास और डायटॉमिक है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो सबसे कम मतलब मास का अगर सीक्वेंस देखा जाए तो इसमें क्या है, यहाँ पे मोनो डाया और पॉली एटॉमिक के टर्म्स में दे रखा है। तो मोनो कौन सा है, नियोन, तो उसका मास सबसे कम होगा, तो मास ऑफ मोनो सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा क्या होगा डाया एटॉमिक का, क्लोरीन दे रखा है, और थर्ड वाला क्या है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका मास सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो दूसरा डाया का, और सबसे ज़्यादा ट्राई का या फिर पॉली का। ठीक, ट्राई नहीं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अब जो भी हो मतलब पॉलीएटॉमिक है यहाँ पे दे रखा है। तो मास का सीक्वेंस ये होगा, तो जो RMS स्पीड होगा उसका सीक्वेंस इसके ठीक उल्टा होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा है मास है तो इसका RMS स्पीड क्या सबसे कम। RMS स्पीड सबसे कम पॉली का, ये किस में है, ये तीनों में है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। लेट से पहले सीक्वेंस लिख ही लेते हैं। पॉली का सबसे कम, उससे ज़्यादा क्या होगा डाया का, और उससे ज़्यादा मोनो का, मतलब सबसे ज़्यादा मोनो का, तो ये सीक्वेंस होगा RMS स्पीड का। ठीक, तो पॉली सबसे कम, उससे ज़्यादा डाया और फिर मोनो, यही वाला करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक, ये पॉली डाया फिर मोनो, ठीक है, ये तो बराबर दे रखा है, ये भी नहीं, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये मैच कर रहा है। ठीक, तो सवाल ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है एन एवरेज फोर्स ऑफ दिस न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए मशीन गन फायरिंग बुलेट ईच ऑफ मास दिस ग्राम एट ए स्पीड दिस टू कीप इट इन पोजिशन। ठीक है, द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड बाई द मशीन गन इज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब दे रखा है कि एक मशीन गन से बुलेट फायर किया जा रहा है और उसको मतलब उसके पोजीशन पे रेस्ट पे रखने के लिए कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ रहा है
125 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक। और वो जो मशीन गन बुलेट फायर कर रहा है, हर बुलेट का मास कितना है, इतना, और स्पीड कितना है, ये। तो फोर्स इजकल टू क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कितना चेंज। एक बुलेट का अगर मास देखा जाए तो कितना, 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के, इनटू स्पीड 250, ये क्या हो गया, मोमेंटम। ये बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ही है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, तो चेंज इन मोमेंटम यही होगा। अब चेंज इन मोमेंटम, और लेट से एन बुलेट पर सेकंड फायर किया जा रहा है, तो इनटू एन अगर कर दे तो एन बुलेट पर सेकंड, तो ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या, फोर्स हो गया। तो दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स, ठीक। मतलब गन से बुलेट इधर जा रहा है, तो जितना फोर्स बुलेट पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स गन पे भी लगेगा, तो गन को रेस्ट रखने में भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है, 125। यानी कि ये जितने भी बुलेट फायर किया जा रहा है उनका कंबाइन मतलब देखा जाए तो वो इतना फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो ये अपने को इक्वेशन बनेगा, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बस कर देते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 से 5 टाइम्स में, और 5 10 जा 50, तो जो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड होगा वो कितना हो जाएगा, 50। यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए एंड बी इनिशियली हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। मतलब 2 रेडियो एक्टिव, अब देखो मतलब सवाल ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में भी, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पर ये पैटर्न देगा। हमेशा हम कोशिश वही कर रहे हैं कि एग्जाम्स में आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फालतू की चीज़ें लिखना ही नहीं है, जो काम की चीज़ें हैं वही लिखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व होगा, फास्ट सॉल्व होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने में फोकस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए एंड बी हैव इनिशियली सेम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ ए इज सेम एज द एवरेज लाइफ ऑफ बी, ठीक है। ये कुछ दे रखा है। इफ लैम्डा एंड लैम्डा बी आर डीके कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, चूज द रिलेशन गिवन इन द ऑप्शन। क्या होगा, मतलब उनका लैम्डा, मतलब लेमडा ए और लेमडा बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए इज सेम एज एवरेज लाइफ ऑफ बी। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ ln2/λ, तो ln2/λ ऑफ ए, ये हो गया हाफ लाइफ ऑफ ए। दैट इज इक्वल टू एवरेज लाइफ ऑफ बी। एवरेज लाइफ क्या होता है, 1/λ, तो एवरेज लाइफ ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1/λ। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाफ लाइफ का तो इन जनरल याद होता है, एवरेज लाइफ का लोगों को ज़्यादातर मिस कर देते हैं। एवरेज लाइफ जो होता है किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, वो क्या 1/λ के बराबर होता है, जहाँ लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट, ठीक। तो बी का एवरेज लाइफ, तो ये सिंपल रिलेशन होता है, यहाँ से ए और बी में लैम्डा या लैम्डा बी में रिलेशन मिल जाएगा। लैम्डा ए इक्वल टू ln2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बी, ln2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बी, सिंपल। लैम्डा ए इक्वल टू ln2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बी, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए मोनोएटॉमिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। द हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली इमिट रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। तो मतलब किसी एटम पे, हाइड्रोजन एटम पे हम कुछ लाइट फॉल करा रहे हैं, तो वो जो कुछ मतलब पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया और उसकी वजह से वो कितने फ्रीक्वेंसी इमिट किया, 6 डिफरेंट वेवलेंथ या फिर 6 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 6 डिफरेंट एनर्जी फॉर्मेट, 6 डिफरेंट फोटोन, कुछ भी बोल सकते हैं, वो इमिट किया। तो 6 डिफरेंट अगर फोटोन या फिर 6 डिफरेंट वेवलेंथ इमिट किया, यानी कि वो एक्साइट किस लेवल तक हुआ होगा। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जो इमिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NC2। अगर वो लेट से nth स्टेट तक एक्साइट किया है, लेट से वन nth स्टेट तक एक्साइट किया है, तो जब nth लेवल से नीचे आता है तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स रिलीज करेगा, मतलब डिफरेंट कितने फोटोन्स रिलीज कर सकता है, NC2 के बराबर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, तो ऐसे डिफरेंट फोटोन्स इमिट करता है, तो वो क्या NC2 के बराबर होता है। एंड दैट इज इक्वल टू 6 यहाँ पे दे रखा है। तो हम n की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे कि किस लेवल तक वो एक्साइट हुआ था। तो ये क्या होता है, n इंटू n-1/2 इजकल टू 6। तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू n-1 इजकल टू 6 इंटू 12। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4 इंटू 3, एन की वैल्यू 4 रखे तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12। अब इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, ये सिंपल से इक्वेशन है, तो गेस कर सकते हो आराम से। एन की वैल्यू 4 रखें, 2 3 4 5 6 यही कुछ होता है, ठीक।
सिंपल ही नंबर आएगा। तो n इजकल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यानी कि फोर्थ लेवल तक एक्साइट हुआ था, फोर्थ लेवल तक एक्साइट हुआ था, तो उसको एक्साइट होने में एनर्जी कितना लगा होगा, तो डेल्टा ई क्या होता है -13.6 इंटू 1/, लेट से माइनस हटाते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील करते हैं, तो 1/1 से 4 तक गया था, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एनर्जी, दिस ये जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक। एनर्जी इजकल टू क्या, एच सी बाई लैम्डा, हमें क्या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो दिस शुड बी इक्वल टू एच न्यू, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी बात कर रखा है कि एच की वैल्यू इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में ही दे रखा है, ठीक। तो एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो न्यू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 10⁻⁻15 ई भी एस दे रखा है, मतलब एस मतलब सेकंड, तो ई भी कैंसिल होगा, ठीक। सेकंड बचा और इंटू न्यू, मतलब ये तो एच हो गया इंटू न्यू, तो न्यू की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 13.6, ये क्या बन जाएगा 16 - 1 15, 22 16 ई भी, ठीक। और ये सारा मसाला अगर इधर लेके आए तो ये क्या बन जाएगा 4.25 इंटू 10⁻⁻15, ऊपर ई भी नीचे ई वी एस, ई वी सेकेंड मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ई भी कैंसिल 1/सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो यूनिट वाइज सब काम सेटल्ड है, इसको काट कूट करके ख़त्म करते हैं, तो इसको काट कूट करें तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में इसको ले जाएं तो 13 और समथिंग अराउंड, ऑप्शन में दे रखा है कुछ, ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करें तो कितना जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स में जाएगा, 4 तियाँ के 12 और 1 13 हो जाएगा, पर 13.6 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब 4 से कुछ ज़्यादा होगा, अगर उसको 4 से, ये 4 टाइम्स में 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 से कुछ कम होगा, तो 4 से ज़्यादा और 4 से कम समथिंग अराउंड 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा और 4 से यहाँ कम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 4 आना चाहिए, और इंटू कितना हो रखा है 10⁻+15, तो मतलब 10 की पावर, ये तो -15 है, ऊपर जाएगा तो सीधे +15 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर समथिंग अराउंड 4 आई एम एक्सपेक्टिंग, बट लेट से अगर कैलकुलेटर से कर ले, मैं मतलब आपको भी रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा तुक्काबाजी ना करें, थोड़ा सा चेक कर लें, ठीक, मतलब वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन होगा। तो लेट से कैलकुलेटर लेते हैं, 13.6 इंटू 15, खुल जा सिम सिम, 13.6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई और क्या है 4.25, 4.25, अच्छा 3 आ रहा है, क्या बात है, 13.6 इंटू 15 डिवाइड बाई 16 और 4 तियाँ 12, ओके करेक्ट, 3 होगा 4 नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था तुक्काबाजी ना करें, ये 3 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में नहीं, मैं बार बार 4 चिल्ला रहा था। तो 3 इंटू 10 की पावर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, शायद एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट कैंसिल वैंसिल हो रहा है, तो आप अगर काट कुट करते लेट से 5 से कुछ तो काट कुट करते तो शायद कैंसिल भी हो जाता, ठीक, ऐसा भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो दिस हर्ट्स, तो जो अपना एक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे, एक्स इंटू 10⁻15 पूछ रहा है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो तुक्काबाजी से बचे, टेक अवे यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। The lens is now immersed in a liquid of refractive index 1.5. The ratio of the power of lens in air to its power in liquid will be x is to 1. Then x का वैल्यू क्या होगा, मतलब पावर इन एयर टू पावर इन लिक्विड, मतलब पावर ऑफ द लेंस इन एयर टू पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। पावर क्या 1/, फोकल लेंथ इन एयर बाई 1/, फोकल लेंथ इन लिक्विड। 1/, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है लेंस मेकर्स फार्मूला से, अगर वो एयर में है तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 हो जाता है, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक। और वो अगर किसी मीडियम में है तो वो क्या हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू सेम
1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तो जो क्वांटिटी होगा वो सेम ही होगा दोनों में, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, पर वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी पुट करें दोनों सेम ही होगा। तो सिंपल इसको काट देंगे बिना पुट किए हुए, डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n-1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, 1.8 -1 कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई ये क्या 1.8 डिवाइडेड बाई 1.5 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है 1.5। तो 1.8 बाई 1.5 -1 ये कितना बन जाएगा, ऊपर 0.8 नीचे 1.8 माइनस 1.5 0.3 इंटू 1.5 हो जाएगा। जो नीचे वाला मसाला है ऊपर चला जाएगा। ठीक, काट कूट करें तो ये क्या पॉइंट से ये 5 टाइम्स में 8 5 जब 40 और डेसिमल 1 0 के बाद तो 4, तो जो रेशियो होगा 4 हो जाएगा। तो 4:1 बेसिकली x:1 यहाँ पे पूछ रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, चीज़ें देख रहे हो कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कितनी आसानी से, ये फालतू की चीज़ें नहीं लिखी जा रही है। आपको भी कोशिश करना है ऐसे सॉल्व करने का। ठीक, यही सब प्रैक्टिस के लिए ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही जब अनाउंसमेंट किया था तभी बोला था कि हम पेपर तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन साथ में बहुत सारे टेक्निक सीखेंगे जो कि आप यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो चीज़ें आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसका कुछ मूल मंत्र नहीं है कि 2 मिनट में मैं कुछ भौंक दूँ और आप मतलब सीख लोगे और जाके वहाँ इम्प्लीमेंट कर दोगे। चीज़ें प्रैक्टिस करने से होगी। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी इस तरीके के लिख पाओगे। ऑलरेडी प्रैक्टिस होगा, थोड़ा बहुत लास्ट मोमेंट में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय दिस वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड सेकंड। द स्पीड ऑफ वेव क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये ध्यान देंगे, स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है तो क्या करते हैं dy/dt, पर स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है तो क्या इससे जाएंगे। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है ω/k, v इजकल टू ω/k। ओमेगा की वैल्यू क्या है इसमें, क्या ω t - kx होता है। तो t का जो कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है k होता है। तो ω/t यानी कि ओमेगा कितना 160, k की वैल्यू कितना 0.5। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब स्पीड का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट ध्यान देंगे, इसमें लोचा क्या दे रखा है। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आंसर टिक नहीं कर देना, क्वेश्चन को होश में पढ़ना है, एकदम सोते हुए नहीं। फाइनल पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे क्या दे रखा है यूनिट मीटर और टाइम सेकंड में दे रखा है। तो यानी कि ये जो आएगा वो किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है क्योंकि फाइनल आंसर उसमें चाहिए। ठीक, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 160 और 0.5 मतलब 1/2, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक, तो बस ये मतलब फाइनल होगा। इसको करें तो कितना होगा 5 से 5 3 जा 5 2 जा और 32 2 जा 64, 64 इंटू 18, काफ़ी लंबा चौड़ा आ रहा है। ठीक, ठीक है लिख रहे हैं ω/k ही होता है ना 2π/। ठीक है, हाँ सही है, ठीक तो है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 64 हो जाएगा इंटू 18 करें तो कितना हो जाएगा 18 4 जा 72, 7 और 18 6 जा कितना 108, 108 और 7 कितना हो जाएगा 108 7 115 दिस किलोमीटर पर आवर। तो जो फाइनल आंसर होगा क्या 1152। तो यहाँ पे जो आंसर रिपोर्ट करेंगे क्या 1152। ठीक, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A force this act on a particle in the x direction where F is Newton and x is in meter. ठीक है, the work done by this force during the displacement from x equal to 0 to x equal to 4 is क्या होगा। तो वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एक्स, फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में ही दे रखा है तो वही डायरेक्शन है, हमें एक्स डायरेक्शन में ही वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल वर्क डन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। एफ की वैल्यू कितना, अब इसमें फालतू का लिख के ड्रामा नहीं करेंगे। एफ डॉट डी एक्स मतलब इसको एक्स के साथ इंटीग्रेट करना है। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का 3 और इंटू एक्स है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2। तो ये इंटीग्रेशन हुआ। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट का 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक लिमिट पुट किए, डायरेक्ट आंसर 2x की वैल्यू डालेंगे 4 - 0 4 होगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 - 0 4 प्लस 3 इंटू x² तो 4² - 0² तो 16 हो जाएगा सिंपल/2।
कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 टाइम्स 8 3 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 32। तो जो वर्क डन होगा वो 32 सिंपल 32 जूल, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं ठीक। या फिर अगर कॉन्फिडेंस लो है तो तब आप पूरा लिखो एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेट करो, फिर मतलब दो लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसे 1-2 लाइन सेव हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज सोन इन द फिगर ए कॉन्फिगरेशन ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्ज Q naught this is placed on an inclined plane. The mass of each point charge is 20 gram. Assume that there is no friction between the charge and the plane. For the system of 2 point charge to be in equilibrium at rest, find the height of, ये find है ठीक, उर्दू में लिखा हुआ है। द हाइट ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ये कुछ फोटो दे रखा है, फोटो में 2 पॉइंट चार्ज ऐसे रखे हुए, दोनों का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है और उन पे कितना चार्ज है वो भी दे रखा है, दोनों पे निगेटिव चार्ज है तो सेम चार्ज है तो बेसिकली रिपेल करेगा। अब बोल रहे हैं कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए एच की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है ठीक। तो इसको अगर यहाँ पे रेस्ट पे रहना है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। अब फोर्स कौन कौन से लग रहा है देखा जाए तो, मतलब एलॉन्ग द प्लेन अगर फोर्स निकाला जाए तो एम का कॉम्पोनेंट एक नीचे आएगा, कौन सा एम साइन थीटा ठीक, और ये जो कुलम्बिक रिपल्सन लगेगा वो इधर लगेगा, लेट से उसको एफ ई बोल देते हैं, वो कुलम्बिक रिपल्सन। तो बस ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाए तो वो यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, फ्रिक्शन वगैरह लग नहीं रहा है क्योंकि दे रखा है कि फ्रिक्शन लेस है ठीक। तो सिंपल इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे, तो बस इक्वेशन लिखते हैं एम की वैल्यू कितना 20 ग्राम, के में कन्वर्ट कर लेंगे, जी की वैल्यू 10 यहाँ पे दे रखा है ठीक, और के की वैल्यू भी दे रखा है ठीक है। एम जी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज इक्वल टू कुलम्बिक रिपल्सन। तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻9 Q1 Q2। Q1 की वैल्यू कितना 2 माइक्रो कुलम दे रखा है, माइक्रो मतलब क्या 10⁻⁻6। अब माइनस का कुछ मतलब नहीं है, रिपल्सन होगा बेसिकली, तो 2 × 10⁻⁻6 Q1 × Q2, फिर यही आएगा, दोनों का चार्ज सेम ही है, 2 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, अगर ये हाइट एच है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, अब वो कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा खोपचे में। तो अगर खोपचे में इसको कैलकुलेट करें तो साइन 30 डिग्री लिखे तो क्या हो जाएगा h/r, मतलब h बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें r चाहिए, तो r कितना हो जाएगा, साइन 30 क्या 1/2, तो जो r होगा वो 2h के बराबर हो जाएगा ठीक। तो सिंपल यहाँ r की वैल्यू क्या है 2h Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यानी 2h²। तो ये इक्वेशन बना, यहाँ से अपने को h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल कैलकुलेट करेंगे, आप काट कुट करना शुरू करेंगे एकदम फटाफट। क्या करें, काटे तो 1 0 से 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 ख़त्म, 2 से ये 2 ख़त्म ठीक है। 10 की पावर -6, ये 10 की पावर +9 है, तो -6 कितना हो जाएगा 12 ठीक, और -12 + 9 कितना बचेगा -3, -3 मतलब नीचे 1000 बचेगा ठीक है। और क्या बचा, और क्या बचा, इधर तो 1000 ठीक है, और यहाँ पे 1 0 नीचे और ये भी नीचे 0 ख़त्म, इसका इधर पूरा सफाया हो गया। इधर क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ, 2 और 2 और नीचे 100, इधर सारा मसाला भेजे तो 100 ऊपर आएगा और नीचे 9 × 2 × 2 4, दैट इज इक्वल टू 1/2h का द होल स्क्वायर। तो दोनों साइड होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर वाला क्या 10/3 × 2 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला जो मसाला है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2h इजकल टू 10/6, 2 से 3 टाइम्स में, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10 मीटर में आएगा ठीक, ऐसा यूनिट। पूछ क्या रहा है 10 की पावर -3 के टर्म्स में पूछ रहा है, तो क्या करें, नीचे 100 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसको 300/1000 लिख सकते हैं, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो इसको 300 × 10 की पावर -3 मीटर लिखा जा रहा है, मतलब स्टाइल मार के पूछ रहा है तो वैसे ही स्टाइल मार के लिख देंगे, स्टाइल मार के 300 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 300। तो जो फाइनल आंसर पूछा जा रहा है एक्स की वो क्या हो जाएगा 300 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स L1 एंड L2 व्हेन 100 न्यूटन एंड 120 न्यूटन टेंशन आर अप्लाइड रिस्पेक्टिवली ठीक है। इफ 10
L2 है ये, ठीक। 10L2 इज इक्वल टू 11L1। द नेचर ऑफ लेंथ, द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर इज क्या होगा, मतलब नेचुरल लेंथ अगर ये है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब बेसिकली हमें नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, तो इसके लिए क्या, अब फोर्स दे रखा है, कुछ एक्सटेंशन दे रखा है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेस इजिकल टू क्या होता है, स्ट्रेस क्या, फोर्स बाई एरिया, तो स्ट्रेस इजिकल टू क्या, वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या, डेल्टा एल बाई एल, ये रिलेशन होता है। तो इसमें फोर्स इजिकल टू लिखे अगर तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल, ठीक। अगर इसको आप गौर से देखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू समथिंग है। अब ये जो समथिंग है ये पूरा मतलब समथिंग इनटू चेंज इन लेंथ है। अब ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है फॉर द गिवन सिनेरियो कि लेंथ ऑफ वायर बिकम्स L1 एंड L2। एक ही वायर है तो एक ही वायर का एरिया भी सेम होगा, नेचुरल लेंथ जो होगा इनिशियल नेचुरल लेंथ वो भी सेम होगा, यंग्स मॉडुलस सेम ही होगा। तो ये पूरा का पूरा मसाला सेम है, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक। और यहाँ पे दो सिचुएशन दे रखा है कि एक बार लेंथ L1 हो गया, L2 हो गया जब फोर्स 100 और 200 120 लगा। तो इक्वेशन लिखे अगर, तो जब 100 लगा है तो समथिंग वाई ए इन डिवाइडेड बाई एल इंटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या, L1 हो गया है तो L1 माइनस एल नॉट, जहाँ पे एल नॉट क्या है इनिशियल लेंथ, यहाँ पे भी एल नॉट होगा, ठीक, ऐसा कुछ आएगा। वहीं पे अगर 120 लगा तो 120 क्या हो जाएगा, वाई ए बाई एल नॉट इंटू L2 माइनस एल नॉट हो जाएगा। उस समय फाइनल लेंथ L2 हो गया तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, L2 माइनस एल नॉट। ये दो इक्वेशन बना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सिंपल डिवाइड करेंगे तो 100 बाई 120 मतलब 10 बाई 12, 0 0 कैंसिल होगा, ये दोनों मसाला कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बाई दिस L1 माइनस एल नॉट बाई L2 माइनस एल नॉट। और एक और रिलेशन दे रखा था यहाँ पे 10L2 इजकल टू 11L1, ये ज़रा लिख लेते हैं, इसको भी इज्जत होगा कुछ। 10L2 इजकल टू 11L1, हमें क्या चाहिए, एल नॉट इन टर्म्स ऑफ L1 चाहिए, तो L2 को हटा देते हैं। L2 को हटाएंगे कहाँ से, यहाँ से। L2 के बदले क्या लिख सकते हैं, 11/10L1, ठीक। तो ये मसाला लिख देते हैं, L2 के बदले क्या, ये मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/10 एल नॉट माइनस एल नॉट, तो नीचे वाला ये मसाला कितना हो जाएगा, अब इसको ज़रा लिखें तो 10/12 इजकल टू L1 माइनस एल नॉट, और नीचे मसाला क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 माइनस 10 मतलब 1 L0/10 हो जाएगा, ये सिंपल खोपचे में ले जाते हैं उधर ये पूरा का पूरा मसाला इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 10/12 इंटू L0/10 इजकल टू L1 माइनस एल नॉट। इस मसाले को देखें तो ये एल नॉट को इधर लेके आए तो ये 1/12 प्लस 1 बन जाएगा, तो मतलब 13/12 एल नॉट इजकल टू L1 हो जाएगा। हमें एल नॉट की वैल्यू चाहिए तो 12/13 L1 के बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे कुछ दे रखा था रिलेशन 1/x L1, मतलब इसको अगर हम 1/x L1 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक। मैंने कुछ लोचा किया, कहाँ पे लोचा किया, L2 इजकल टू 11/10 L1, 11/10 L, अच्छा L2 इजकल टू 11/10 L1 है, नॉट एल नॉट है। फास्ट सॉल्व करने का ये खामियाजा आपको एग्जाम में भी भुगतना पड़ सकता है, तो सतर्क रहें, ठीक। L2 क्या है 11/10 L1 है, नॉट एल नॉट, तो उस गलती की वजह से हो रहा था 10/12 इजकल टू L1। लेट से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, पहले इधर इधर कर देते हैं, 10 इंटू L2 माइनस एल नॉट इजकल टू 12 इंटू L1 माइनस एल नॉट। L2 के बदले क्या 11/10 L1, ठीक है। 11/10 L1 माइनस एल नॉट इजकल टू 12 L1 माइनस 12 एल नॉट बोल सकते हैं, ठीक। अब L1 और एल नॉट को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक। ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेट से इसको भी थोड़ा खोपचे में करके लिखते हैं, मतलब खोपचे में कि मल्टीप्लाई करके 10 से इधर और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 10 खत्म होगा 11 L1
इसको उधर भेजे तो 12L1 माइनस 11L1 क्या हो जाएगा, सिर्फ L1, ठीक। इधर -10L0, इसको इधर लेके आए तो 12L0, तो +12 -10 क्या हो जाएगा, +2L0 हो जाएगा सिर्फ। तो L1 की वैल्यू या फिर L0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट, L0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2L1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x L1 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक। तो ये सही रहा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो मतलब 2 अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड B क्रॉसिंग नॉर्मली ए स्क्वायर मेटालिक प्लेट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर is changing with time as shown in the figure. The magnitude of the induced EMF in the plate during t is equal to 2 second to t is equal to 4 second is कितना वोल्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है इस टाइम पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डेल्टा चेंज इन फ्लक्स माइनस d∅/dt। तो सीधे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड, चेंज इन फ्लक्स क्या, अब एरिया यहाँ पे सेम है, एरिया सेम है तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1 हो जाएगा बाई डेल्टा टी, चेंज इन टाइम जो भी है T2 माइनस T1, ठीक। तो ये हो गया चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम, चेंज इन फ्लक्स मतलब एरिया कितना 4, B2 क्या, मतलब टाइम किस में 2 से 4 में पूछ रहा है, 2 से 4 में, तो 2 से 4 में मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है, 4 पे कितना था 8 और 2 पे कितना है 4, तो 8 माइनस 4 और टाइम क्या 4 माइनस 2, 2 से 4 जा रहा है तो चेंज इन टाइम वो हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 4 × 4/2 8, ठीक। और यूनिट क्या होगा, अब यूनिट ध्यान देंगे, ये देंगे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है मिली टेस्ला, ये तो सेकंड है तो सब एसआई यूनिट में ही है, लेकिन यहाँ मिली टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मिली वोल्ट में आएगा यूनिट जो होगा। और यहाँ पे जो पूछ भी रहा है वो भी मिली वोल्ट ही पूछ रहा है, तो 8 ही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे यूनिट का जरूर ध्यान देंगे, ठीक। तो मतलब ये जो होगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट एट टाइम 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, यहाँ पे होगा 4 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड, ये टाइपो है, ठीक, मतलब पीडीएफ में टाइपो है। आफ्टर प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब एग्जाम में सही आया था, यहाँ पे टाइपो हो गया। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मतलब दे रखा है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो सेम हाइट पे है 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे। तो प्रोजेक्टाइल मतलब पाथ देखा जाए तो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, 3 और 5 सेकेंड पे सेम हाइट पे है, तो 3 सेकेंड पे यहाँ पे होगा मतलब t = 3 और t = 5 सेकेंड पे यहाँ पे होगा, तभी जो है मतलब दोनों पे सेम हाइट पे है। इससे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर जो दे रखा है काफ़ी सुंदर सा नंबर दे रखा है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो मतलब ये सेम हाइट पे है, तो इतना तो प्रॉपर्टी आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल का कि मेन हाइट से मतलब जो मैक्सिमम हाइट है उससे इक्वल इधर इधर मतलब इधर और इधर भी दोनों इक्वली स्पेस्ड होंगे। 3 सेकेंड 5 सेकेंड, तो मैक्सिमम हाइट कब आया होगा 4 सेकेंड पे, सीधे बीच में आएगा उसके, ठीक। एवरेज इन दोनों का ले सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट 4 सेकेंड पे आया, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 4 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड 8 सेकेंड होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin θ/g दैट इज इक्वल टू 8 सेकेंड। हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब u की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा 2u साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 मतलब 1/2 दैट इज डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 दैट इज इक्वल टू 8, 2 2 खत्म, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 × 8 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस केस में कुछ लोग इक्वेशन लगाने लगोगे तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाएगा, ये सीधा सीधा अच्छा सा नंबर दे रखा है, तो डायरेक्ट करने का मतलब देख लो, और भावनाएं के साथ भी कभी कभी जा सकते हो। भावनाएं अगर सही है तो भावनाओं के साथ आप जा सकते हो, जहाँ भावनाएं बोल रही है कि मतलब वो बीच में होता है तो वो 4 सेकेंड होगा, तो ठीक है 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फीलिंग्स से भी जा सकते हो, ठीक। पर भावनाएं अगर सही हो तब, हर समय भावनाओं पे नहीं जाना है, क्योंकि भावनाएं गलत भी हो जाती है। इंट्यूशन लगता ही है, जब कैलकुलेशन इजी है कर सकते हो तो कर लो कैलकुलेशन, ठीक, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर गिवन बिलो
द करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस 3 ओम इज, ये दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें कैलकुलेट करना है। मतलब बेसिकली 3 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो इसमें टोटल करंट देखते हैं कितना जा रहा होगा। ये दो बैटरी जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक, और इनका इंटरनल रेसिस्टेंस भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर दो बैटरी अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाए तो ये देखा जाए तो 8 वोल्ट है और ये 4। अब देखा जाए पोलैरिटी तो अभी वो भी उल्टा कनेक्टेड है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब अगर इधर आप फ्लो कर रहे हो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। तो ये 8 वोल्ट का इंक्रीमेंट, 4 वोल्ट का डिक्रीमेंट, तो फिर इफेक्टिवली कितना हुआ 4 वोल्ट। E1 प्लस E2 होता है, यहाँ पे E1 माइनस E2 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के से कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का सम सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 प्लस 0.5 तो 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक, नीचे वाला जो डायग्राम होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक, ठीक है, डायग्राम बना के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नीचे वाला सेम है तो फ्लो आपको समझ में आ रहा है। 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6/3 प्लस 6 18/9, 2 प्लस 4.5 6.5, 6.5 इसका इक्विवेलेंट हुआ और ये ऐड करें तो कितना 6.5 प्लस 1.5 7 और 8 हो जाएगा और भी कितना है 4। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हुआ 8 ओम। आई क्या हो जाएगा V/R 4/8 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 एम्पियर करंट इधर से चला। ठीक, तो मतलब 1.2 एम्पियर इधर करंट इधर ऐसे चला। वो करंट जो होगा वो दो पार्ट में इधर डिवाइड होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें करंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो करंट इन 3 ओम कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना 1/2। ठीक, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को याद होगा या फिर नहीं याद है तो याद कर लो अभी, कि अगर करंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, हमें इसमें करंट कितना जाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो दूसरा वाला रेसिस्टेंस मतलब 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस 3 + 6 ऐसा करते हैं। ठीक, टोटल करंट इंटू ये वाला मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर वही हमें इसमें करंट फाइंड आउट करना होता तो हम दिस रेसिस्टेंस मतलब, तो अब क्या करते हैं, दिस रेसिस्टेंस 3/3 + 6 टोटल रेसिस्टेंस कर देते हैं। ठीक, ये टेक्निक होता है जब करंट पैरेलली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक, ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है ये। ठीक, आपको भी पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो अभी याद कर लो। 1/3 तो करंट की वैल्यू क्या आया 1/3, कितना दे रहा है 1, अच्छा 1/3 आया और इसकी वैल्यू x/3 दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है x/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा 1 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, मुझे लगा मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ठीक इसमें सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो 3 पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, जो 4th पेपर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में से मतलब शुरू करेंगे। अब कल आपका होली है तो कल वीडियो नहीं आएगा, फिर जो नेक्स्ट अगर आगे वीडियो होगा होली के अगले दिन से फिर लगातार हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। होली सेफ खेलें, ज़्यादा रंग वगैरह मतलब सेफ रहे, आपका हेल्थ अभी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा होली खेलने की वजह से तुम 1-2 दिन बीमार पड़ जाओ या 1-2 दिन तबीयत ख़राब हो जाए। ये लास्ट होली है, एक होली बचा लो, थोड़ा सेफ खेलो। मैं नहीं बोल रहा नहीं खेलना है, खेलना है पर थोड़ा सेफ तरीके से, हेल्थ पे इम्पैक्ट उसका नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर से जैसे होली खेलना होगा कॉलेज में खेलेंगे। ठीक, एंड लास्ट विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। मिलते हैं अगले वीडियो में।